जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं आया हूं हरियाणा के शहर झज्जर में। 1857 की क्रांति में झज्जर की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज वो भी बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपको सुनाऊंगा। इस कहानी के मुख्यतः दो पात्र हैं। एक झज्जर के आखिरी नवाब अब्दुल रहमान और दूसरे अब्दुल रहमान के दोस्त अंग्रेज थियो मेटकाफ। अब्दुल रहमान को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी और जिसके कारण उनको फांसी हुई वो कारण था उनका अपना दोस्त मेटकाफ। मैं मेटकाफ को जल्लाद मेटकाफ भी कहा करता हूँ। क्यों जल्लाद कहता हूँ वो भी बताऊँगा। एक और कहानी भी बीच में आपको सुनाऊँगा और बहुत दिलचस्प कहानी है। मैं जहाँ खड़ा हूँ पीछे एक तालाब आपको दिखाई दे रहा है। इस तालाब का नाम है बुआ हसन का तालाब। बुआ हसन का तालाब, ये क्या हुआ? ये भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। छोटी सी कहानी है, पहले ये बता देता हूँ, फिर हम लौटेंगे 1857 की क्रांति पे। बात है तकरीबन 390 साल पुरानी, शाहजहां के ज़माने की। उस समय यहाँ आसपास के एरिया में एक अफसर हुआ करता था। उस ज़माने के जो भी शासक रहे होंगे उनके यहाँ नाम था मुस्तफ़ा कलोल खान। मुस्तफ़ा कलोल खान की बेटी थी और उसका नाम था बुआ। अब रिश्ता बुआ का होता है वो एक अलग चीज़ है, पर उस लड़की का नाम था बुआ। 16-17 साल की लड़की थी, बड़ी बहादुर लड़की थी। एक दिन घोड़े पे सवार होकर जा रही थी और यहाँ चारों ओर जंगल हुआ करता था। तो अपने घोड़े पे सवार वो लड़की जा रही है, एक बाघ आ जाता है, टाइगर आ जाता है। वो उस लड़की पे हमला करता है। तो वो लड़की जब चीखती है या चिल्लाती है तो वहीं पास में एक लड़का लकड़ी काट रहा था, उसका नाम था हसन। वो लड़का आता है और इस लड़की की जान बचाता है, इसको इसके घर पहुंचाता है। ये बड़े अफसर की बेटी थी। हसन ने इस लड़की की जान बचाई थी तो वो लड़की उसको दिल दे बैठी और हसन ने भी दिल दे दिया। कहते हैं कि ना चाहते हुए पिता ने हाँ तो कर दी उनके रिश्ते को, लेकिन अंदर से तो पसंद नहीं किया होगा। कहाँ वो लकड़हारा और कहाँ वो एक बड़ा अफसर। मुस्तफ़ा कलोल खान ने हसन को फौज में भर्ती करवा दिया और उसके बाद कहीं किसी लड़ाई पे, मोर्चे पे उसको भेज दिया जहां हसन मारा गया। और जब हसन की मौत की खबर मिली उस लड़की को, बुआ को, तो उसको बहुत गम हुआ, बहुत दुख हुआ। और उस लड़की ने फिर यहीं पास में उसको दफन करवाया। यहाँ इस तालाब पे वो मिलने आया करते थे। जहाँ दफन करवाया वहाँ उस लड़की ने उसका मकबरा बनवाया और फिर 2 साल के बाद वो लड़की बुआ भी चल बसी। तो वो मकबरा जो बुआ ने हसन की याद में बनवाया वो भी यहीं पास है, आपको दिखाऊंगा। और ये तालाब, आज वो मकबरा बुआ हसन का मकबरा कहलाता है और ये तालाब बुआ हसन का तालाब कहलाता है। बनाया उन्होंने नहीं था, तालाब तो पहले से था, लेकिन वो यहाँ मिलते थे। आज यहाँ बोर्ड लगा है बुआ हसन का तालाब। चलिए पहले बुआ हसन का मकबरा देख लेते हैं। यहाँ कई मकबरे हैं, इन्हीं में से एक है बुआ हसन का मकबरा। मैं ऊपर चलता हूँ और ये है बुआ हसन का मकबरा, जिसकी मैंने बात शुरू में की थी ना, वो तालाब था बुआ हसन का तालाब। ये है बुआ हसन का मकबरा। यहाँ पे 2 कब्रें हैं, उन दोनों की वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये हैं 2 कब्रें। तो एक बुआ की और एक हसन की। पहले हसन मरता है और उसके 2 साल बाद बुआ। अब साइज़ के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो ये हसन की होनी चाहिए, बड़ी है। वो छोटी है, बुआ की होनी चाहिए। बाकी एक्चुअल क्या है, यहाँ कोई साइन बोर्ड या कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ये हो गया जी, फिर मकबरा उस पे बना दिया गया। इसको देखें, तो अभी तो इसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो देखें जी,
एक शहंशाह ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, शहंशाह था, बनवा सकता था। लेकिन मुझे हैरानी होती है और कई बार विश्वास करना मुश्किल भी होता है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा। उस ज़माने में कितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी रही होगी। सच में वो लड़की यूँ मिलने आती होगी तालाब के किनारे और उसको मिलने की ये इजाज़त दी गई होगी, और वो उसका जो चाहने वाला था वो मर गया तो फिर वो मकबरा उसका बनवाने दिया होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पे भी ऐसा ही कुछ लिखा है। खैर, हम लौटते हैं 1857 की कहानी पे। झज्जर एक रियासत हुआ करती थी और ये रियासत कायम हुई 1806 में। 1803 में दिल्ली और हरियाणा का ये क्षेत्र अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में आ गया। सेकंड एंग्लो मराठा वार हुई, उसमें मराठे हार गए और इस इलाके पे मराठों का प्रभुत्व था। उन्होंने ये इलाका छोड़ना पड़ा, अंग्रेज़ों के पास चला गया। तो फिर 1806 में यहाँ रियासत कायम होती है और यहाँ के पहले नवाब बनते हैं निस्बत अली खां। अब ये निस्बत अली खां कौन थे? ये वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी 1803 की सेकंड एंग्लो मराठा वार में। तो अंग्रेज़ों ने अब उनको इनाम में ये इलाका दिया, ये जागीर दी और वो यहाँ के नवाब बन गए। मेरे साथ हैं नरजीत सिंह जी, ये झज्जर के ही रहने वाले हैं। यहीं पास में इनका घर भी है और इनके खेत भी इन्होंने मुझे बताया, यहीं आसपास खेत हुआ करते थे। पुराने मित्र हैं। तो आज इनके शहर की यात्रा और इनके इतिहास की ये कहानी आज इनके साथ ही हम यहाँ पे आपके साथ साझा करेंगे। तो देखें, झज्जर की जो रियासत कायम हुई 1806 में, ये हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। अगर हम इसके एरिया की बात करें, तकरीबन 1230 स्क्वायर माइल, 1230 स्क्वायर मील इसका एरिया था और तकरीबन 1,10,000 पॉपुलेशन हुआ करती थी उस ज़माने में। पास में और भी छोटी छोटी कई सारी रियासतें थी। बनी थी ये सारी इसीलिए कि अंग्रेज़ों की मदद की थी मराठों के ख़िलाफ़ लड़ाई में, जिन्होंने उनको ये इनाम में बख्शी। यहीं पास में एक दुजाना है, इधर फुरुखनगर है, पटौदी है, इवन बहादुरगढ़, ये छोटी छोटी सी रियासतें बनी थी, पर झज्जर इनमें बड़ी थी। तो 1845 में यहाँ के नवाब बनते हैं अब्दुल रहमान। ये चौथे नवाब हैं जी, चौथे भी और आखिरी भी। और अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती बहुत अच्छी थी इनकी, चूँकि अंग्रेज़ों की मदद की वजह से ही इस एरिया पर राज भी अंग्रेज़ों का हो चुका, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो चुका और उनकी मदद से ही इनको रियासत मिली थी। देखो ये पानी का चैनल, पानी का है, ये चैनल था। हाँ, ये सिर्फ ओनली वन था और हाँ, ये बहुत गहरा था। ये शायद अभी इन्होंने छोटा कर दिया। हाँ, ये बहुत गहरा और बहुत चौड़ा था। हाँ, इसकी चौड़ाई भी कम कर दी। हाँ, और इसकी गहराई भी, ये देखो ये गिर भी गया। हाँ, अदरवाइज यहाँ से पानी मिलता था, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी इसकी चौड़ाई भी काफी थी और गहरा भी काफी था और दूर तक का पानी इसमें आता था। हाँ हाँ, एक बार रुपए खर्च करके डेवलप तो कर लेते हैं, पर बाद में उसकी मेंटेनेंस से कोई सरोकार नहीं। कितना कचरा फेंक रखा है। क्या इसे साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? 10 मई को मेरठ में क्रांति की ज्वाला भड़कती है। 11 मई की सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं वो क्रांतिकारी विद्रोही सिपाही और फिर अंग्रेज़ों को मारना शुरू करते हैं। एक अंग्रेज है जान बचा के भागने में कामयाब हो जाता है और ये वही था जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, मेटकाफ, थियो मेटकाफ। ये असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट था दिल्ली का। ये वहाँ से जान बचा के भागता है और ये पहाड़गंज पहुँच जाता है। शहर से बाहर निकल के, पहाड़गंज उस ज़माने में दिल्ली शहर से बाहर हुआ करता था और वहाँ का थानेदार था मोइनुद्दीन, वो इसका जानने वाला था। बल्कि मोइनुद्दीन ने अपने मेमोइर्स जो बाद में दिए हैं उनके आधार पे मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। वो एक किताब की शक्ल में छपे, द 2 नेटिव नैरेटिव्स ऑफ 1857। तो ये मोइनुद्दीन के पास पहुँचता है और वहाँ पे उसको कहता है कि भाई बचाओ मुझे किसी तरह।
तो वहाँ इसका गेटअप बदला जाता है। अंग्रेज़ जो कपड़े इसने पहन रखे थे वो बदल के अब इसको एक पठान के कपड़े पहनाए जाते हैं। और फिर ये पुलिस स्टेशन से निकलते हैं। डर पुलिस स्टेशन पे भी विद्रोही आक्रमण करेंगे, क्योंकि सरकारी जो ऑफिसर्स थे उन पे तो हो ही रहा था अटैक। तो ये वहाँ से निकलते हैं और भूरा खान मेवाती, वो नंबरदार है पहाड़गंज का, और वो इन दोनों को जानता है। ये उसके घर पे जाते हैं और भूरा खान मेवाती इसको फिर अपने घर पे छिपा लेता है। उस घर का जो जनाना पोर्शन था जहाँ लेडीज़ रहती थी, उसकी छत के ऊपर मेटकाफ को छिपा लेता है। और आखिरकार 14 मई को भूरा खान मेवाती इसको कहता है कि देखो, मैंने इतने दिन आपको यहाँ रख लिया, पर अब यहाँ रिस्क है आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। अगर कहीं से किसी को भनक मिल गई तो मेरे सारे ख़ानदान को मार दिया जाएगा। 10,000 रुपये का इनाम रख दिया गया था मेटकाफ के ऊपर बादशाह ज़फ़र की तरफ से। साइन बादशाह ज़फ़र के होते थे, बाकी करवाने वाले तो दूसरे ही थे। खैर, उसके बाद वहाँ से निकाला जाता है। और मोइनुद्दीन जो थानेदार था वो भी अंग्रेज़ों की तरफ से थानेदार था, पर अंग्रेज़ों की नौकरी वो भी छोड़ चुका। अब अंग्रेज़ वहाँ बचे ही कहाँ थे। और वो भी जाके लाल किला पहुँच के कहता है कि मैंने भी अंग्रेज़ों को छोड़ दिया और मैं भी अब से आपके साथ हूँ। और फिर उसको मोइनुद्दीन को भी उन्होंने ले लिया, क्रांतिकारियों के साथ वो भी शामिल हो गया। खैर, लेकिन मोइनुद्दीन दिल से उनके साथ नहीं था, दिल से वो अभी भी अंग्रेज़ों के साथ था। और मोइनुद्दीन स्वयं बताता है कि मैंने फिर एक घोड़ा और कुछ रुपए भेजे कि भाई तुम निकलो अब वहाँ से पहाड़गंज से। और फिर 14 को ही मेटकाफ घोड़ा लेके, और साथ में भूरा खान मेवाती हैं, 1-2 और भी हैं साथ में। अलग अलग अकाउंट्स को जहाँ देखते हैं तो 2 लोग और भी बताए जाते हैं उनके साथ। और ये झज्जर आते हैं। फिर भागते भागते, घोड़े दौड़ाते दौड़ाते ये झज्जर पहुँचते हैं। और झज्जर का नवाब अब्दुर रहमान इसका पुराना दोस्त है। इसको उम्मीद है कि अब्दुर रहमान के पास मेरे को शरण मिलेगी। उसके घर पे पहुँच जाता है। आज वो घर बुरी हालत में खंडर हो चुका है। जहाँ बैठे हैं यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। हम झज्जर शहर से बाहर दिल्ली की ओर हैं। जिस जगह बैठे हैं वो झज्जर के दूसरी तरफ था। तो ये खंडर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ उनका निवास होता था। जो लास्ट नवाब थे झज्जर के, अब्दुर रहमान। अब तो खंडर है, बिल्कुल डायलापिडेटेड है, अबंडेंट बिल्डिंग। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आज तो इसमें अंदर जाना भी वैसे डर लगता है कि क्या पता कौन सा हिस्सा टूट के गिर जाए। ये देखेंगे, ये ब्रिक मेसनरी के पिलर्स हैं, सर्कुलर पिलर्स हैं। और इसमें बहुत ही बुरी हालत में है। एक इलेक्ट्रिक फैन भी टंग रहा है। तो बाद में इनमें ऑफिसेस भी चले, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस रहे हैं। अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये इधर देखें तो ये चिमनी, उस ज़माने में इसको गर्म रखने के लिए कमरे को, ये सामने जो दिख रही है, यहाँ तहसील हुआ करती थी झज्जर की। अब वो बिल्डिंग तो टूट गई। यानी कि पुराने ज़माने में जो कोर्ट लगता था, नवाब का कोर्ट यहाँ लगता था, वो बिल्डिंग अब नहीं है। हाँ, ये 2 छोटी छोटी कोठरियाँ कह सकते हैं। ये हवालात होती थी प्रिजनर्स को, जिसमें रखते थे। तो ये बची हैं अभी नाम लेवा। ये कब तक बची हैं पता नहीं, ये भी गिर जानी किसी समय के बाद। तो खैर, ये जब उसके घर पे पहुँचता है, और बड़े अधिकार से गया था कि सीधा जाऊंगा और मेरे को तो गले लगा लेगा अब्दुर रहमान, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बैठा और संदेश भिजवाया कि भाई मेटकाफ आया है। तो अब्दुर रहमान आके मिला नहीं इससे। अब्दुर रहमान के बारे में डॉक्टर केसी यादव की जो पुस्तक है ना, 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा, वो बड़ा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपने को वहाँ से मिलता है और बड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलता है। और भी कई सारे सोर्स हैं, जैसे द लास्ट मुगल, विलियम डैलिम्पल की जो पुस्तक है, उसमें कहा कि इसको एक छोटे से कमरे में बैठा दिया गया और नवाब इससे मिलने नहीं आया। उसके बाद, और मिलने क्यों नहीं आया, नवाब के ऊपर दबाव था। नवाब मदद अंग्रेज़ों की करना चाहते थे और मदद कर भी रहे थे,
लेकिन उनके अपने ही दरबारी जो थे, जो ऑफिसर्स थे, वो और यहाँ की जनता भी अंग्रेज़ों से खुश नहीं थी। तो जनता भी विद्रोह के मूड में थी और अपने ऑफिसर्स भी। तो वो अल्टीमेटली कहते हैं इसको कि भाई यहाँ हम आपको नहीं रख सकेंगे। कुछ रुपए वो इसको देते हैं, भिजवाते हैं और कहते हैं आप यहाँ मेरा घर छोड़ दीजिए। नवाब स्वयं आके नहीं मिले, जो दोस्त था कल तक का वो दोस्त मिलने नहीं आया। नवाब की एक शिकारगाह थी। झज्जर से हम फर्दर जब दादरी की तरफ चलते हैं तो छूछकवास एक गांव है, वहाँ भी उसकी एक कोठी थी नवाब की। वो कहता है कि भाई वहाँ सेफ रहोगे, यहाँ तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, तो छूछकवास के लिए रवाना करते हैं। तो अब मेटकाफ छूछकवास वाली कोठी में पहुँच जाता है। लेकिन अभी ऐसा होते होते रात देर तक वो वहाँ पहुँचा और सोए ही थे कि थोड़ी देर के बाद एक और संदेश आ जाता है, एक दूसरा सवार आता है और वो कहता है कि भाई इस कोठी को भी खाली कर दीजिए, आप यहाँ से निकलिए। और इसको लगता है ये तो मेरे दोस्त ने धोखा दिया, और वो ये संकल्प लेता है, प्रतिज्ञा लेता है कि अगर दोबारा से अंग्रेज़ों का राज कायम हुआ तो इस नवाब को इस हरकत का जवाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो मेटकाफ छूछकवास से भी भाग लेता है। ये भागता है, ये हाँसी पहुंचता है, वहाँ एलेक्स स्किनर इसके दोस्त हैं उसके पास पहुंचता है। हाँसी में भी वैसे बगावत हुई थी और बड़ी जम के हुई थी, बल्कि वहाँ तो जब अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा हो गया था तो अंग्रेज़ों ने विद्रोहियों को एक सड़क पे, झांसी हरियाणा में ही है, तो वहाँ एक सड़क पे उनको लिटा के ऊपर रोड रोलर चला दिया था और इतना खून बहा था कि उस सड़क को लाल सड़क कहने लगे थे। आज भी उस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष पहले मैं भी हाँसी गया था। सामने है हाँसी के असीगढ़ फोर्ट का गेट। लाल सड़क भी देखी थी। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। हम पहुँच गए हैं लाल सड़क। शुरू में तारकोल से बनी काली सड़क है और इसके आगे है कंक्रीट से बनी सड़क। इसमें लाल पिगमेंट डालकर इसे लाल करने का प्रयास किया गया है ताकि स्मृति स्थायी हो सके। ध्यान से देखिए, दाईं ओर है काली सड़क और बाईं ओर है लाल सड़क। जब मैं वहां गया था तब एक स्मारक का निर्माण भी किया जा रहा था। चलिए लौटते हैं आज की कहानी पर। मेटकाफ हाँसी पहुंच चुका था और वहां अभी विद्रोह शुरू नहीं हुआ था। एलेक्स स्किनर वहां इसको एक और घोड़ा देता है, पुराने घोड़े को छोड़ देता है ये, और फिर ये वहां से निकलता है करनाल के लिए। कुछ रुपए भी देता है। करनाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल आर्मी का कमांडर इन चीफ है जनरल एनसन, वो पहुंचने वाला था। वो शिमला से चला था और अंबाला से यहाँ वहाँ से फ़ौज लेकर, डागसाई से फ़ौज लेके दिल्ली पर अटैक करने के लिए वो वापस जा रहा है। तो मेटकाफ पहुँच जाता है करनाल और वहाँ अब अंग्रेज़ सेना के साथ ये मिल जाता है। जब दिल्ली पर दोबारा हमला होता है और 20 सितंबर 1857 को जब दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है, अब ये अपने असली रंग में आता है। इसके भीतर का शैतान, इसके भीतर का जल्लाद जाग जाता है और उसके बाद ये दिल्ली में कत्लेआम शुरू करता है। ज़हीर दहलवी लिखते हैं कि मेटकाफ को सड़क पर चलता कोई नौजवान दिख जाता था, वो उसको गोली मार देता था। ये अवसर भी नहीं देता था कि वो बता सके कि मैंने तो कुछ नहीं किया, किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी, वो नौजवान है, बस इतना ही अपराध उसका काफ़ी था। जनवरी 1858 में द टाइम्स में खबर छपी कि जिस किसी नौजवान को पकड़ पाता, सारा दिन प्रत्येक दिन वो जितने भी नौजवानों को पकड़ पाता उन्हें पकड़ता और फिर अपनी कोठी पर ले जाता। मेटकाफ हाउस दिल्ली में आज भी है, आज DRDO का ऑफिस है वहाँ पे। तो वहाँ ये ले जाता, उसको जला दिया था मेटकाफ हाउस को विद्रोहियों ने। तो वहाँ ले जाता ये और वहाँ जले हुए शैत्यूरों पे इसने फंदे टांग रखे थे। अपने घर को ही इसने फांसी घर बना दिया था। तो द टाइम्स लिखता है जनवरी 1858 में कि प्रत्येक दिन जितने नौजवानों को पकड़ पाता पकड़ लेता और वहाँ ले जाके उन्हीं शैतीरों से लटका के फांसी दे देता। तो दिल्ली में सैकड़ों निर्दोषों को उसने फांसी लटका दिया था, सैकड़ों निर्दोषों को उसने अपनी गोली का शिकार बनाया था। और फिर बारी आनी थी झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान की, और गुनाह अब्दुल रहमान का ये था कि अब्दुल रहमान ने इसको शरण नहीं दी थी दोस्त होने के बावजूद।
ये देखें जी, ये बहुत पुराना बोर्ड है, ये 1957 में लगा है। 100 वर्ष जब हो गए थे उस क्रांति को, तो 1857 के शहीदों की पुण्य स्मृति में ये लगा। और कब लगा, जैसे मैंने कहा 1957, 16 अगस्त 1957 को हम मेरठ भी गए थे ना, कुछ दिन पहले हमने वीडियो दिखाया, वो भी 100 वर्ष पूरे होने पे वहाँ पे डेवलप किया गया था। तो ये यहाँ ये पार्क डेवलप हुआ 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने के बाद। देखिए, अब्दुल रहमान 2 नावों की सवारी कर रहे थे और 2 नावों की सवारी हमेशा ख़तरनाक हुआ करती है। दिल्ली में जब वो विद्रोह फैला तो इन्होंने तुरंत संपर्क किया आगरा में लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉल्विन को और पूछा, उनसे आदेश मांगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में हार्वे ग्रेटहेड जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनसे भी संपर्क साधा कि बताएं मुझे क्या करना है। बल्कि 13 मई को इन्होंने गुड़गांव के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट जो थे डब्ल्यू फोर्ड, उनकी मदद के लिए तो घुड़सवार दस्ता भी भेजा था। तो एक और ये अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे उस समय, और वो नेचुरल दिखता है कि उन अंग्रेज़ों की मदद से ही इन्होंने यहाँ पर रियासत, इनके पूर्वजों ने कोई 50 साल पहले रियासत कायम की थी। उधर दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर भी इनसे नाराज़ थे। उन्होंने फरमान भेजा कि तुरंत अपनी सेना सहित अपना गोला बारूद लेकर और ख़जाना लेके दिल्ली पहुँचे। नवाब ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा तिबारा बार बार वहाँ से फरमान आ रहे हैं और ये टाल मटोल कर रहे हैं, ना ये स्वयं जाते हैं और ना ख़जाना भेजते हैं। आखिरकार वो अपना संदेश दे के इन्हीं के ससुर, अब्दुल रहमान के ससुर थे समद खान, समद खान के एक रिश्तेदार को भेजा कि भाई तुम उनके रिश्तेदार हो, तुम जाओ, तुम उनको समझाओ। तो वो रिश्तेदार आता है, वो समद खान से भी मिलता है और इनके बाकी दरबारियों से भी मिलता है। और जैसा मैंने पहले बताया, अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा भाव अब्दुल रहमान में हो सकता है पर उनके दरबारियों में नहीं। तो वो बाकी सब मिलके फिर वो अब्दुल रहमान के पास जाते हैं, इनके दरबारी और बाकी ऑफिसर्स, उस रिश्तेदार के साथ जिसको दिल्ली से भेजा था बहादुर शाह जफर ने, और वो कहते हैं कि भाई देखिए आपको मदद करनी चाहिए। तो तब ये एक दस्ता, छोटा सा दस्ता ये दिल्ली भेजते हैं, लेकिन रुपए नहीं भेजे थे अभी भी। बहादुर शाह जफर ने रिसलदार मुजाहिद अली खान के साथ एक टुकड़ी सेना की भेजी कि भाई तुम जाओ और अब दबाव दे के उनसे पैसे वसूल करो। मुजाहिद अली खान झज्जर आते हैं और अब्दुल रहमान से बात करते हैं, धमकी भी दी जाती हैं, लेकिन अब्दुल रहमान फूटी कोड़ी देने से भी मना कर देते हैं और वापस मुजाहिद अली खान दिल्ली जाते हैं। इसके बाद गुस्से से बहादुर शाह जफर भी आग बबूला हैं, फिर वो भेजते हैं। अब वो आग बबूला हैं या जो उनके सिग्नेचर से फरमान भेज रहे थे वो आग बबूला थे, जो भी हो। फिर अजीम खान के नेतृत्व में एक और बड़ी टुकड़ी भेजी जाती है और अब दिखता है अब्दुल रहमान को कि देखें अंग्रेज़ तो पता नहीं वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मेरे को यही मार डालेंगे। और जनता भी मेरे साथ इस पे है नहीं, जनता भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी है, मेरे अपने दरबारी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हैं। तो फिर वो 60,000 रुपया दे देते हैं और एक लेटर लिख के देते हैं कि भाई मैं तो चाहता हूँ, बल्कि कई सारे पत्र उन्होंने भेजे थे। वो लिप सर्विस तो दे रहे थे बहादुर शाह जफर को, पर असल में मदद कोई नहीं कर रहे थे। तो वो 60,000 रुपया दे देते हैं और अगले 15 दिन में 40,000 रुपया और देने का वायदा करते हैं। तो वो सेना वापस दिल्ली चली गई और अब्दुल रहमान अपना वादा भूल गए। इसके बाद फिर फरमान भेजा बहादुर शाह जफर ने कि 3 से 5 लाख रुपया कर्ज तुरंत दीजिए, कर्ज दीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं बचा है, मेरा ख़जाना खाली है। हकीकत ये नहीं थी, हकीकत यह है इनके ख़जाने में सोने और चांदी के 11 लाख रुपए उस समय थे। तो हो क्या रहा है कि लिप सर्विस बहादुर शाह जफर को हो रही है और उधर अंग्रेज़ों से भी संपर्क में हैं कि भाई वो भी नाराज़ ना हो, पता नहीं इस लड़ाई में कौन जीतेगा। तो एक पक्ष नहीं ये ले पाए थे। आखिरकार दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो ही गया था 20 सितंबर 1857 को, जैसा मैंने पहले बताया। और दिल्ली में फिर मेटकाफ ने जो भयंकर कत्लेआम मचाया था, उसके बाद वो झज्जर का रुख करता है,
यहाँ आता है अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने। इधर नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि भयंकर गर्मी है पर इन्हें नहीं लग रही। वैसे इनकी उम्र में मुझे भी नहीं लगती थी। मेरा भी मन कर रहा है थोड़ी देर तो खेल ही लूं। दिल्ली से झज्जर ज़्यादा दूर नहीं है। यदि पुरानी ऐतिहासिक इमारतों में आपकी रुचि है तो आ सकते हैं, पर गर्मी के मौसम में नहीं। तो नवाब अब्दुल रहमान गिरफ्तार कर लिए गए और दिल्ली में अब उनके ऊपर मुकदमा चला। 14 दिसंबर को उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया और उस बयान में वो पूरी तरह से अपने आप को निर्दोष बताते हैं और बताते हैं मैंने कोई साथ नहीं दिया है बहादुर शाह जफर का या उन विद्रोहियों का। वो कहते हैं मैंने तो थोड़े से पैसे दिए और वो भी उस मजबूरी में दिए कि मेरे ससुर समद खान, मेरे सारे ऑफिसर्स, सब लोगों का मेरे ऊपर दबाव था और मैं अगर उस टाइम उनकी मदद नहीं करता तो क्या करता। और वो भी कहते हैं मैंने तो उनको टालने की भरपूर कोशिश की, थोड़े से रुपए दे के मैंने उनको टाल दिया। मेरे पास तो सोना चांदी के 11 लाख रुपए थे, अगर मैं मदद करना चाहता उनकी मदद करता। मेरे को बुलाया गया कि मैं सेना लेके दिल्ली पहुंचूं, खूब दबाव डाला गया, मैं नहीं गया। मैं चला जाता, अगर मैं दिल्ली से जाता तो मेरे खजाने पे भी वही कब्जा कर लेते, मैंने छोड़ा नहीं झज्जर को। तो वो अपने आप को निर्दोष हूं मैं ये बताते हैं और बल्कि ये भी बताते हैं कि मैंने तो 6-7 अंग्रेज महिलाओं की, बच्चों की जान बचाई, अपने यहाँ शरण दी थी उनको। मेटकाफ को नहीं रोक पाए थे, शरण नहीं दे पाए थे, इतनी सी एक गलती हो गई थी और फिर सज़ा इतनी बड़ी मिली कि फांसी की सज़ा सुनाई गई और उनकी टोटल प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई। ये झज्जर की जो रियासत थी उस पर उनकी औलाद को भी कोई अधिकार नहीं मिला। झज्जर की रियासत ख़त्म कर दी गई और फिर दिल्ली के चांदनी चौक में कोतवाली हुआ करती थी उस ज़माने में। तो कोतवाली के ठीक सामने 23 जनवरी 1858 को शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास का समय था। ज़काउल्ला खां उन आखिरी पलों का विवरण देते हुए लिखते हैं कि शाम का समय था, लाल किले से एक गाड़ी पर बैठाकर उनको लाया गया। उकड़ू बैठे हुए थे और हाथ पीछे बांध रखे थे। फिर वहाँ फांसी पे लेके आया गया। चारों ओर अंग्रेज़ों का हुजूम है, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं उस मोमेंट को। बड़ी हिम्मत से और बड़े धैर्य भाव से सामना करते हैं फांसी का अब्दुल रहमान। और वहाँ जो अंग्रेज़ थे वो जश्न मनाते हैं उसके बाद। बल्कि एक अंग्रेज़ आर्मी ऑफिसर ही ऐसा लिखते हैं कि देखें जी, वो जो जल्लाद जो फांसी देते थे उनको रिश्वत तक भी दे दी जाती थी ताकि देर तक लटकाया जाए और वो जश्न मनाएं। तो इस तरह 23 जनवरी 1858 को अब्दुल रहमान को फांसी दे दी गई। उसी दिन एक और को भी फांसी दी गई थी और वो थे यहीं की बिल्कुल पास की एक छोटी सी रियासत फर्रुखनगर। फर्रुखनगर के नवाब को भी उसी दिन फांसी दी गई थी, उसी जगह चांदनी चौक कोतवाली के सामने। उसी जगह एक और को फांसी दी गई थी, वो थे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। उनको 9 जनवरी को फांसी दी गई थी 1858 में ही। और बाकी यहाँ आसपास की और रियासतें, दुजाना छोटी सी रियासत, वहाँ का नवाब अंग्रेज़ों के साथ रहा तो उसकी भी रियासत बची रही। बहादुरगढ़ वाले की रियासत चली गई थी, उसने तो बताते हैं 4 अशरफियाँ दे दी थी, खाली 4 अशरफियाँ बहादुर शाह जफ़र को भिजवाई थी। उसकी रियासत छीन ली गई और कोई सज़ा उसको नहीं मिली थी। हालांकि 1000 रुपया महीना पेंशन कर दी गई थी। और पटौदी, वो फिल्म स्टार हैं, आप जानते हैं, यहाँ सैफ अली खां फिल्म स्टार हैं, पटौदी। तो यहाँ पटौदी भी छोटी सी रियासत थी। तो इन फिल्म स्टार के पूर्वजों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था उस समय, तो उनकी भी रियासत बची रही। तो जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हुए या साथ नहीं दिया, अब्दुल रहमान तो खिलाफ खड़े भी नहीं हुए थे, बस खुलकर साथ नहीं दे पाए थे और इसी बात पर फांसी चढ़ गए। 1857 का विद्रोह आखिरकार कुचल दिया गया, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं।
फिर खड़े हुए, एक के बाद एक पीढ़ी आई। 1857 में जिन्होंने विद्रोह किया, उनसे प्रेरणा उनकी अगली पीढ़ी को मिली, और फिर उससे अगली पीढ़ी को, उस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से, और फिर तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो ये थी आज की कहानी झज्जर के आखिरी नवाब अब्दुल रहमान और उनके दोस्त जल्लाद मेटकाफ की। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।